नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस छोटे से एपिसोड, इस छोटे से वीडियोस में आप सभी के लिए बहुत पूर्ण जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको छांट करके लाया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वो कुछ क्वेश्चन जो है कि इतिहास से होंगे और कुछ क्वेश्चन जनरल होंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको जनरल से दिखेंगे और इतिहास के भी दिखेंगे 20-25 क्वेश्चन। उसके बाद भूगोल से भी दिखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा जो भारत में बहुत सारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और पहाड़ियां हैं वह किस किस राज्य में अवस्थित है। आप जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे उसी प्रकार से आपको वीडियो के अंदर भी मिलेंगे सारे जानकारी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ जुड़े हाथ जो है कि लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे सबसे नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वेबसाइट शो हो रहा है। इस वेबसाइट के जरिए आप बहुत सारे जो है कि नॉलेज को, बहुत सारे जो कंटेंट है उसको भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह ब्लॉग वेबसाइट है, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं निश्चित रूप से अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन के रूप में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऊंची चोटी सैंडल पीक को कहा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक को कहा गया है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। तो ध्यान रखेंगे जो मुख्य विशिष्टता है अरब सागर में जो भारतीय द्वीप है उसकी मुख्य विशेषता है कि सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ध्यान रखेंगे जो सभी द्वीप जो है किसके, तो प्रवाल उद्गम के हैं। उसके बाद देखेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो गुरु शिखर कहलाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आदम पुल किन दो राज्यों या फिर किन देशों के मध्य अवस्थित है। यानी आदम पुल किन दो देशों के बीच जो अवस्थित है। तो ये आदम पुल देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित रखते हैं। तो यह असम से संबंधित रखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा गया है। ईश्वर का निवास किस नगर को कहा गया है। तो देखिए तो प्रयाग को कहा गया है। और नौवां नंबर देखेंगे तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 10वां नंबर क्वेश्चन, कार्डामम पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो केरल में अवस्थित है। इलायची या फिर कार्डामम की जो पहाड़ी है वह कहाँ अवस्थित है। तो केरल में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो देखें तो किस देश के कारण न्यूमर द्वीप से जो विवाद है, रिलेटेड विवाद है, वह बांग्लादेश के साथ है। और किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सभी लोग जानते होंगे कोसी नदी को। और किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ से। तो 15 नंबर में आप देख सकते हैं कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की समुद्र तट रेखा जो है कि सबसे लंबी है। 16 नंबर में देखेंगे तो किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य जो है कि यह प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। 17 नंबर में कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को भोर घाट दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। 20 नंबर में देखेंगे कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। यानी कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो कोलकाता और हल्दिया को कहा जाता है। 21 नंबर में कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। तो उत्तर के रूप में आप देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर में आप देखें तो यह जो है कि महत्वपूर्ण अक्षांश है जो कि भारत को दो भागों में बांटता है। यानी 23 डिग्री 3 मिनट।
उत्तर। और देखेंगे 22 नंबर में तो कौन सी नदी बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। कौन सी नदी व्रंश द्रोण से होकर बहती है, तो कौन सी नदी व्रंश द्रोण से होकर बहती है, तो यह नर्मदा नदी है। 24 नंबर में देखेंगे तो कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ गुजरात में अवस्थित है, यह ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का या फिर विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह 7वां स्थान है। 27 नंबर में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है, तो देखिए सबसे पहला है राजस्थान, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे तो 28 नंबर में आप देखेंगे तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल और आदि को आप रख सकते हैं इसमें। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल जो है कि खरीफ फसल के उदाहरण है। ध्यान रखेंगे 29 नंबर में देखें तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांबर झील जो कि राजस्थान में अवस्थित है। 30 नंबर में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगोत्री उत्तराखंड में अवस्थित है। 32 नंबर में देखेंगे तो गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे, तो यह गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 ईस्वी को नया राज्य के रूप में स्थापित इन्हें किया गया था। 33 नंबर में देखें तो गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा राज्य का गठन हुआ था। चकमा व हलमात, चकमा व फिर हलमात किस राज्य की जनजाति है, तो यह त्रिपुरा की जनजाति है, चकमा और हलमात जनजाति। 35 नंबर में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया था। और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर है 36 नंबर में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। 35 नंबर में जम्मू कश्मीर, पहला स्थान चीन का है, आप लोग जानते होंगे। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे क्या कहते हैं, तो अक्साई चीन के नाम से हम लोग जानते हैं। और 38 नंबर में जायद की फसल कौन सी होती है, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, जो कि मतलब जो है कि गेहूं कटवन के बाद, गेहूं के कटाई के बाद जो है कि मार्च अप्रैल में जो फसल होती है उसे कहा जाता है जायद फसल। और ध्यान रखेंगे 39 नंबर में देखने को मिलेगा ज्वार की खान, जावर, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जावर की खान जस्ता के लिए, जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर में जोजिला दर्रा किस राज्य से अवस्थित है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर अवस्थित है। 41 नंबर में देखेंगे झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह है कि इसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, बिहार से अलग करके यह बना था। आगे बढ़ेंगे तो 42 नंबर में आपके स्क्रीन पे यहाँ से दिखेगा टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है, टिहरी बांध भागीरथी और भीला लांगना नदी के जो है कि अवस्थित है, ध्यान रखेंगे इसी के संगम पे अवस्थित है टिहरी बांध, भागीरथी या फिर भीलांगना जो है नदी उस पर अवस्थित है। उसके बाद देखेंगे टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है वह कब निर्धारित की गई थी, ध्यान रखेंगे वह निर्धारित की गई थी 1896 ईस्वी में, 1896 में इसे निर्धारित किया गया था डुरंड रेखा को। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, इसको ध्यान रखेंगे रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद है डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। उसके बाद डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो अवस्थित है वह बंदरगाह अवस्थित है। तेलंगाना राज्य कब बना था, तो 2 जून 2014 को बना था, इसको ध्यान रखेंगे तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। 45 नंबर में है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है दक्कन का पठार। 49 नंबर में देखेंगे तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। 50 नंबर देखेंगे यहाँ पर तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुड़ी जो है कि चोटी जो है कि सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। यह 50 क्वेश्चन है जो कि सामान्य जो अध्ययन थे उससे रिलेटेड था, जनरल नॉलेज से रिलेटेड था। यहाँ पर कुछ और प्रश्न हम देखेंगे यहाँ से रिलेटेड है कुछ इतिहास से, तो देख सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ के सैयद बंधुओं के
भाई बंधुओं से सिद्धि संधि किस वर्ष हुआ था? देखेंगे बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि किस वर्ष किया था? तो 1714 ईस्वी में किया था। मनसबदारी व्यवस्था में किसने शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी? तो शाहजहां के, देखेंगे तो शाहजहां के जो शासन काल में आप देखेंगे तो मनसबदारी की जो व्यवस्था की गई थी शाहजहां के काल में, तो उसी समय जो है कि क्या हुआ था, अव्यवस्था फैल गई थी। उसके बाद देखिए तो चोल शासक विजय आदित्य प्रारंभ में किस सामंत का था? तो यह पल्लवों का था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है लोदी शासकों ने सजावट के लिए करे पत्थरों का प्रयोग कहाँ से सीखा था? तो ईरान से सीखा था। और आगे बढ़ेंगे तो यह पॉइंट आप देखेंगे क्वेश्चन, जो कि किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो देखेंगे तो किस शासक ने बाजीराव प्रथम को हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो आसफ जहां निजामुल मुल्क के द्वारा जो है कि यह स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कूच बिहार के किस शासक की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो यह प्रेम नारायण के द्वारा, ध्यान रखेंगे, प्रेम नारायण के द्वारा। उसके बाद है मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल मुगल साम्राज्य के काल में क्या कहा जाता था? शब्द जो हासिल है इसका मतलब क्या होता था? तो भूमि से वसूला गया, एकत्रित किया गया या फिर वसूला गया वास्तविक राजस्व को कहा गया था हासिल, जो कि मुगल काल के संदर्भ में था, मुगल काल के समय में था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? तो मठों की मस्जिद को सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में लोधी शासक के काल में जो है कि मानी जाती है। उसके बाद देखें तो बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना था, उन्हें हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या कहा गया? तो देखेंगे तो यह हिंदू पदाशाही का विचार फैलाया गया, ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, हिंदू पदाशाही का विचार फैलाया गया। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना और उसने हिंदुओं के समर्थन पाने के लिए कौन से चीज को फैलाया? तो देख सकते हैं हिंदू पदशाही का विचार को फैलाया। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट निकल के आता है यहाँ से न्याय व फिर धर्मनिष्ठा के कारण वाली या फिर संत के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो देखेंगे तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम थे, जो कि न्याय और धर्मनिष्ठा के कारण वली या फिर संत के रूप में प्रसिद्ध थे। सल्तनत काल में वित्त नीति किस पर आधारित होती थी? तो हनीफी पर आधारित होती थी। सल्तनत काल में जो है कि वित्त नीति जो थी वह हनीफ की नीति पर आधारित थी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको जो है कि अपना विजय अभियान में सहायता मिली थी? तो यह मोहम्मद गोरी को जो है कि विजय अभियान में सहायता मिली थी, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में जो है कि किसको विजय अभियान में सहायता मिली थी? तो मोहम्मद गोरी थे। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो यह दुर्गपाल कहा जाता था। कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? तो यह जकात जो कर था उसे जो है मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। कौन सा भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? इल्तुतमिश के द्वारा जो है कि किया गया था यह कार्य। तो आगे बढ़ेंगे तो जानकारी निकल के आएगा क्वेश्चन के रूप में सहाद अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सहाद अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के काल में हुआ था। शिवाजी के प्रशासन काल में मोकरा प्रथा क्या थी? तो मोकरा प्रथा अधिकारियों को जंजीरें प्रदान करना था, ध्यान रखेंगे। जो शिवाजी के प्रशासन काल में मोकरा प्रथा था, वह अधिकारियों को जंजीरें देते थे, जागीरें प्रदान करना था। उसके बाद देखिए तो मुगल चित्रकला के विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो मुगल चित्रकला के विषय वस्तु के बारे में जाने तो दरबारी जीवन और प्रकृति जीवन को दर्शाया गया था। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन और अलग टाइप के आए हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो ध्यान रखेंगे नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है कोलकाता और दिल्ली से जुड़े हुए कौन से जो है कि मार्ग है? NH2 के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ा गया है।
उसके बाद देखिए तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है, तो पेरम्बूर चेन्नई में अवस्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। उसके बाद देखेंगे तो 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो ध्यान रखेंगे ये जो मुंबई है महाराष्ट्र है उस जोन में है कि 2 जोन है रेलवे जोन है। कौन कौन से जोन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है, कोंकण रेलवे रोहा मैंगलोर को जोड़ता है, रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु दर की दी गई अवधि में मौतों की संख्या क्या है, तो मैक्रो देख सकते हैं मृत्यु दर की दी गई अवधि में मौतों की संख्या क्या कहलाता है, तो मैक्रो कहलाता है। ध्यान रखेंगे जो समिष्टि में होने वाली होती है, ध्यान रखेंगे इसको मृत्यु की जो दर होती है उसमें दी गई अवधि में कितने मौत हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे, तो यहाँ पर मौतों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, तो मैक्रो कहलाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक ही जाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान निवास पर आए हुए उसे क्या कहते हैं, तो देखेंगे अप्रवासन कहते हैं। ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है, जन्म दर मापा जाता है किसमें, तो 1 वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या को जन्म दर के रूप में आप कह सकते हैं, जन्म दर मापा जाता है इसी तरीके से। 10वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो यह निकल के आएगा भारत के पर्वत और पहाड़ियां से निकल के है क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यानेंगे कि काराकोरम या फिर कैलाश श्रेणी की जो पर्वत है वह कहाँ अवस्थित है, तो भारत एवं चीन में अवस्थित है। गाडविन ऑस्टिन चोटी यानी केटू के नाम से जाना जाता है, यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पीर पंचाल की श्रेणी जो है कि वह जम्मू कश्मीर में ही अवस्थित है। जास्कर की श्रेणी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। लद्दाख की श्रेणी जम्मू कश्मीर भारत में अवस्थित है। नागा पर्वत के बारे में जाने तो नागा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। महादेव पहाड़ी जो कि धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है और मध्य प्रदेश में यह अवस्थित है। महाकाल पहाड़ी अमरकंटक के रूप में भी जानते हैं आप लोग, इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है जो कि मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। बघेल खंड पठार मध्य प्रदेश में अवस्थित है। विंध्याचल श्रेणी और सतपुरा पहाड़ी ये सारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और डाफला पहाड़ियां देखें तो अरुणाचल प्रदेश में है। मनीषी पहाड़ी अरुणाचल में और मेमिकरी पहाड़ी भी अरुणाचल में अवस्थित है। महाबालेश्वर पहाड़ी देखेंगे तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। और सामताला सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में अवस्थित है। अजंता पहाड़ी जो भी महाराष्ट्र में अवस्थित है। कामेत पर्वत 1756 मीटर ऊंचाई है इसकी, यह उत्तरांचल में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे कामेत जो पर्वत है वह 1756 मीटर ऊंची है जो कि उत्तरांचल में अवस्थित है, यानी उत्तराखंड आप इसे जान लें। नंदा देवी पर्वत जो है कि 7817 मीटर है ऊंचाई इसकी, यह उत्तरांचल में अवस्थित है। अन्ना मिलाई पहाड़ी 1695 मीटर ऊंचाई के साथ तमिलनाडु में अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। दादा बेटा केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य में मिलते हैं। दादा बेटा पहाड़ी की जो देखेंगे तो इलायची पहाड़ी केरल में है जो कि और तमिलनाडु में भी देखने को मिलेंगे। माउंट आबू जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह राजस्थान में अवस्थित है। गुरु शिखर के रूप में जानते हैं 1722 मीटर इसका भी ऊंचाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा मिस हो सकता है, ये 3 पहाड़ी का ऊंचाई समान नहीं हो सकते, इसको आप चेक कर लीजिएगा। गुरु शिखर आप देख लेंगे तो राजस्थान में है। और माउंट आबू ये तो रिपीटेड है तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो यह भी राजस्थान में ही है। माउंट आबू और गुरु शिखर दोनों जो है कि राजस्थान में अवस्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में अवस्थित है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचाई है इसकी और यह नेपाल में अवस्थित है। खासी जायंतिया गारो पहाड़ियां यह असम मेघालय में अवस्थित है। नागा पहाड़ी नागालैंड में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और पहाड़ी है यहाँ से देख लेंगे कि अरावली श्रेणी के देखें तो अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। तेलंगाना पठार को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के साथ नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित है तेलंगाना पठार। बुंदेलखंड पठार देखेंगे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मैसूर पठार के रूप में देख सकते हैं कर्नाटक में अवस्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। और लसाई जो है कि मिजोरम में अवस्थित है। उसके बाद महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में अवस्थित है। ये जानकारी थी पहाड़ी से रिलेटेड, और कुछ प्रश्न थे जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड थे जो कि महत्वपूर्ण थे, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और आने की संभावना
बहुत ही अच्छे बनती है, तो इसलिए हमारा आपको यह क्वेश्चन बताने की कोशिश किया। इस वीडियो में इतना रखेंगे फिलहाल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।